हे गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक अमेजिंग सी सीरीज़ जो हाल ही में अभी रिलीज़ हुई है। इस सीरीज़ में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड होता है वो प्रेजेंट के टाइम से पास्ट की लाइफ में चला जाता है। जब वो पास्ट की लाइफ में जाता है तो उसे एक स्ट्रॉन्ग सा सिस्टम मिलता है और वो सिस्टम इसे अलग-अलग तरीके के टास्क देगा और इसे अगर ये टास्क कर देगा हमारा मेन लीड तो ये अपनी दुनिया में वापस जा पाएगा। तो हम अब देखेंगे अपने मेन लीड की इस अमेजिंग सी जर्नी को और वो इस टास्क को कर भी पाएगा या नहीं और अपने पास्ट की लाइफ में जा भी पाएगा या नहीं। तो यहाँ से हमारा ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सेक्ट में फाइट हो रही होती है और काफ़ी सारे डिसाइबल्स अपने में आपस में लड़ रहे होते हैं और उसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल का नाम होता है चिन हाउ, जो कि बारी बारी करके सारे के सारे डिसाइबल्स को वहाँ पे हरा देता है। और ये देख करके चिन हाउ का दोस्त हेतिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और तभी हम देखते हैं चिन हाउ और भी ज़्यादा डिसाइबल्स को पीट रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि चिन हाउ को हेतिन और उसकी फियांसे वो दोनों चीयर अप कर रहे होते हैं और यहाँ पे हमारा चिन हाउ इस कंपटीशन को जीत जाता है और वो इनर डिसाइबल बन जाता है। इस चीज को देख करके चिन हाउ के दोनों दोस्त जो कि हेतिन और उसकी फियांसे तुरंत आगे आती हैं और चिन हाउ को कांग्रेट्स कहती हैं और कहती हैं चिन हाउ तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम अब हमारे इस सेक्ट के इनर डिसाइबल बन चुके हो, तो क्या तुम अब हमें भी अपने साथ लेकर के जाओगे। ये कह करके वो दोनों ही चिन हाउ से रिक्वेस्ट करने लगते हैं मगर चिन हाउ काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव करता है क्योंकि भाई एक बार जब किसी के हाथ सक्सेस लग जाती है ना तो वो किसी को नहीं समझता है। तो चिन हाउ कहता है कि मैं तुम जैसे छोटे मोटे इंसानों को अपने साथ लेकर के जाके क्या करूँगा, हम कल्टीवेटर्स हैं और तुम एक नॉर्मल इंसान, तो मैं तुम्हें अपने सर का बोझ क्यों बनाऊंगा। अभी हेतिन की फियांसे कहती है कि चिन हाउ क्या तुम हमें एज सर्वेंट नहीं रख सकते हो, तब भी चिन हाउ मना कर देता है। तभी हेतिन आगे आकर के बोलता है कि चिन हाउ तुम अपने गांव से जब आ रहे थे वहां से लेकर के सेक्ट आने तक का सारा खर्चा मैंने उठाया है और तुम्हें हरदम जब भी पैसों की ज़रूरत हुई है तो मैंने तुम्हें पैसे दिए। कम से कम हमारी दोस्ती के खातिर तुम मुझे अपने सेक्ट में एज वर्कर ही रख लो। मगर इस बात से भी चिन हाउ डिसएग्री करता है मगर हितिन फिर भी उससे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। मगर तभी हम देखते हैं चिन हाउ को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो हेतिन को मारने वाला रहता है। तभी उसके बीच में हेतिन की फियांसे आकर के बोलती है कि चिन हाउ क्या तुम मुझे एज सर्वेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी काफ़ी सेवा करूंगी। इस बात को सुन करके चिन हाउ के तो तोते उड़ जाते हैं और वो तुरंत हाँ कह देता है क्योंकि वो एक नंबर का ठरकी होता है और ऊपर से वो लड़की मिल रही है जो कि उसकी सेवा करेगी, उसकी सर्वेंट बन करके। तभी चिन हाउ कहता है तो ठीक रहा, तुम मेरी सर्वेंट बन जाओ और अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की तो मैं तुम्हें इनर डिसाइबल भी बना दूंगा। ये सुन करके वो लड़की काफ़ी खुश हो जाती है और ये देख करके हेतिन अपनी फियांसे को रोक रहा होता है। तभी वो लड़की हेतिन को झटका दे करके बोलती है कि तुम एक सिर्फ नॉर्मल इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ रह करके कुछ चीज़ों को भी अचीव नहीं कर सकती हूँ। और तभी हम देखते हैं कि हेतिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने ऑरा को रिलीज़ करके चिन हाउ के ऊपर अटैक करने जाता है मगर चिन हाउ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और वो एक ही पंच से हेतिन के तोते उड़ा देता है और उसे खूब दूर जा करके फेंक देता है। और तभी वो हेतिन को मारने आगे बढ़ ही रहा था तभी चिन हाउ के मास्टर उसे एक शॉट देते हैं और कहते हैं जैसे ही इस शॉट पे ब्लड लगेगा वैसे ये शॉट अल्ट्रा लेवल के वेपन बच जाएगा और एक ये डिफाइंड वेपन के तौर पे तुम्हें मिल जाएगा। ये सुन करके चिन हाउ कहता है तो मेरे दोस्त तुम तो मरने के बाद भी मेरे काम आओगे और मेरे वेपन को रिफाइन कर दोगे। और जैसे ही हेतिन को वो चिन हाउ मारने जाता है तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और वो एंट्री इतनी धमाकेदार होती है कि आसपास के सारे लोग हिल जाते हैं। और तभी हम देखते हैं अपने मेन लीड को जिसका नाम होता है जियांग, और जियांग आकर के बोलता है कि मैं यहाँ पर अपने एक डिसाइबल को लेने के लिए आया हूँ। ये चीज़ सुन करके चिन हाउ के सारे मास्टर सोचते हैं कि वो चिन हाउ को लेने के लिए आया और तभी सब मिल करके जियांग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तभी जियांग बोलता है कि तुम लोग बेवजह मुझ पर अटैक कर रहे हो, तुम लोग शांत होकर के एक बार सोचो। मगर चिन हाउ को लगता है कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और वो सबसे पहले चला जाता है जियांग के ऊपर अटैक करने और उसके मास्टर बैठ करके एक फॉर्मेशन को समन करते हैं और एक जाइंट शॉट को
जियांग के ऊपर छोड़ देते हैं और वो जायंट स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि आसपास का पूरा वेदर ही चेंज हो जाता है और जियांग हमारा एक ही पंच से उस स्वॉर्ड के तो टुकड़े कर देता है। इस चीज़ को देख करके वो सारे के सारे मास्टर एकदम शॉक में आ जाते हैं और बैठ करके जियांग को देखते हैं, क्योंकि सब के सब ज़मीन पर धानाशाही हो जाते हैं। और तभी सारे मास्टर कहते हैं, मास्टर आपको आखिर क्या चाहिए? तभी जियांग कहता है कि बस मैं यहाँ से अपने डिसाइबल को लेने आया हूँ। तभी सारे मास्टर सोचते हैं कि ये चिन्हाओ को लेने आया है। तभी चिन्हाओ को भी लगता है कि वो उसी को ही लेने आए हैं। तभी चिन्हाओ कहता है कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे चिन्हाओ को लगता है कि ये मास्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उनके पीछे लग जाता है और उनके तलवे चाटने लगता है। मगर जियांग कहता है कि मैं तो तुम्हें लेने नहीं आया हूँ, मैं लेने आया हूँ इस हेतिन को। और हेतिन का नाम सुन करके आसपास के लोग एकदम हैरान हो जाते हैं, साथ में चिन्हाओ, उसकी फियांसे और वो सारे मास्टर सब के सब हैरान हो जाते हैं। तभी हेतिन कहता है, मुझे मैं तो एक कमज़ोर डिसाइबल हूँ। और तभी चिन्हाओ खड़ा होकर के बोलता है कि आप आखिर इस कमज़ोर से लूज़र को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं इस शहर का सबसे ज़्यादा पावरफुल डिसाइबल हूँ। तभी जियांग कहता है कि वो तो वक्त बताएगा, क्यों ना हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए 1 महीने के बाद कंपटीशन रखते हैं और उस कंपटीशन में हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है और कौन नहीं। क्या कहते हो तुम? तभी चिन्हाओ कहता है, तो ठीक रहा, आप इस बात पे पछताएंगे कि आपने एक लूज़र को सेलेक्ट किया है। मैं 1 महीने बाद हैतिंग को इसी जगह पे हराऊंगा। इस बात को सुनकर के जियांग कहता है, तो फिर तय रहा, तो 1 महीने बाद हम इसी जगह मिलेंगे। और तभी वो एक पोर्टल को ओपन करता है और 3 रेलम में से एक रेलम में चला जाता है। और इस चीज़ को देख करके हेतिन को अभी भी समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी जियांग बोलता है हेतिन से कि तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो और ज़्यादा मत सोचो, मैं 10 साल से तुम लोगों को ढूंढ रहा था और साथ में मैंने 3 रेलम का सफ़र भी किया है, तो तुम समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। ये सुन करके हेतिन के तोते उड़ जाते हैं और वो अपने घुटने के बल बैठ करके जियांग को अपना मास्टर स्वीकार कर लेता है। और तभी जियांग के पास उसका सिस्टम अपीयर होता है और उसका सिस्टम उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है। और तभी जियांग यहाँ पे राहत की सांस लेता है, क्योंकि जियांग ने इतने मुश्किल भरे टास्क को यूं कंप्लीट कर लिया था। और तभी जियांग कहता है कि मैं अब तुम्हारे इस बेहुदा टास्क को नहीं पूरा करूंगा। तभी उसका सिस्टम कहता है कि लग रहा है तुम्हें वापस अपने घर नहीं जाना है। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और जियांग की रियल लाइफ के बारे में बताया जाता है, जहाँ जियांग एक नाटक कंपनी में काम कर रहा होता है। उस नाटक कंपनी में जियांग को मास्टर का रोल करना होता है, मगर जियांग तो भाई अपनी सेखी में रहते हैं और वो मास्टर का एक्ट करने की जगह वो वहाँ के लॉर्ड का एक्ट करते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ का जो डायरेक्टर होता है इसकी एक्टिंग की वजह से एकदम गुस्सा आ जाता है और अपने छोटे से इक्विपमेंट से जियांग को खींच करके मारता है, जिसकी वजह से जियांग को काफ़ी तेज चोट लग जाती है। और तभी वो जियांग को अपने सेक्स से बाहर निकाल देता है। और तभी जियांग जैसे सेक्स से बाहर जा रहा होता है, उसका पैर एक तार पे पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे शॉक लगता है और वो एक अलग ही दुनिया में आ जाता है। तब जियांग की आँख खुलती है और वो अपने सामने उसी स्टोरी के पवेलियन को रियल लाइफ में देखता है और कहता है ये तो स्टेज नहीं लग रहा है। और तभी आसमान में देखता है और कुछ डिसाइबल हवा में उड़ रहे होते हैं। ये सब चीज़ें देख करके जियांग बोलता है, आखिर मैं कौन सी फिल्म सिटी में आ गया हूँ और आखिर मैं कहाँ आया हूँ। और वो ऐसे ही चिल्ला रहा होता है। तभी उसके पास एक सिस्टम अपीयर होता है और वो सिस्टम कहता है कि जियांग तुम अपनी ही उस स्टोरी के अंदर आ चुके हो। ये सुन करके तो जियांग के तोते उड़ जाते हैं और तभी वो सिस्टम कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बता सकते हो कि तुम फ्यूचर से आए हो, और हाँ, अगर तुम दिए हुए टास्क को कंप्लीट करोगे तो तुम अपने रियल लाइफ में जा सकते हो। ये सुन करके जियांग को लगता है कि उसकी तो लॉटरी लग गई। और तभी जियांग अपने उस सिस्टम से कहता है कि तब तो तुम मेरे लिए अलादीन के चिराग हो। और तभी वो अपनी एक एक करके फरमाइशें बताने लगता है और कहता है कि तुम मुझे इस दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना दो और खूब ज़्यादा अमीर बना दो और मेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती हों। ये कह करके वो सिस्टम को पका रहा होता है और सिस्टम ये सुन करके एकदम हैंग हो जाता है और कहता है अगर तुम ऐसे ही बकवास करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मगर जियांग को ये लगता है कि सिस्टम उससे मजाक कर रहा है। तभी जियांग कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बनना है कि मेरे एक हाथ में स्वॉर्ड हो तो दूसरे हाथ में तीर कम, दोनों को मैं बिना छुए ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से यूज़ करूँ और मुझे एक ऐसी पावर दे दो कि मैं किसी भी चीज़ को छूऊं वो सोना बन जाए। तभी उसका सिस्टम कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बकवास कर चुके हो, तो बेहतर ये होगा कि मैं यहाँ से जाता हूँ। और उसका सिस्टम यहाँ से चला जाता है और हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जियांग एक खदान में बैठ करके काम कर रहा होता है, क्योंकि उसका सिस्टम उसे छोड़ के जा चुका होता है। और जब भी
जियांग उस खदान में धीरे काम करता, उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है क्योंकि अगर वो काम धीरे करेगा तो उसे बार-बार इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और ये 3 साल से लगातार डेली ऐसा ही होता है और काफ़ी दिनों से और काफ़ी सालों से जियांग बैठ के वहाँ पे खुदाई कर रहा होता है और ये देख कर के जियांग का सिस्टम वापस आ जाता है और जियांग से बोलता है कि मुझ पे तुम पर तरस आ गया था, इस वजह से मैं यहाँ पे आ गई, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तभी जियांग कहता है कि बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुम यहाँ पे आ गए और वहाँ पे रोने लगता है। तभी उसका सिस्टम कहता है कि अगर तुमने ये अपनी बेबकवास सी ख्वाहिश को फिर से दोबारा मुझसे किया तो मैं पक्का वापस चला जाऊँगा। मगर जियांग तो आदत से मजबूर था। वो कहता है क्या मैं और भी ज़्यादा अमीर बन सकता हूँ? क्या मैं वापस अपने घर में जा सकता हूँ? इस बात को लेकर के सिस्टम फिर से गुस्सा आ जाता है और वहाँ से जाने लगता है, मगर जियांग घुटनों के बल बैठ करके उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़ करके उससे कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हें मास्टर कहूँगा, मत जाओ, बस मुझे रास्ता बता दो कि मैं अपने घर पे कैसे जा सकता हूँ। तभी सिस्टम कहता है कि एक रास्ता है और अगर तुम यहाँ पर एक सेक्ट का निर्माण करते हो और यहाँ पे कुछ डिसाइबल को अलग-अलग रेलम से ला करके अपने सेक्ट में शामिल करते हो और उस सारे के सारे डिसाइबल जो होंगे वो सारे के सारे न्यू होंगे, उनको कोई भी स्किल नहीं होगी उनके पास और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उनको कैसे स्किल सिखाना है और अगर तुमने एक पावरफुल सेक्ट का निर्माण कर दिया तो तुम अपने घर वापस जा सकते हो। इस बात को सुन कर के जियांग एकदम तैयार हो जाता है और कहता है कि जैसा भी तुम कहोगे मैं वही करूँगा और ये कह कर के जियांग उसकी बात मान जाता है। तभी जियांग अपने मॉनिटर से पूछता है कि मैं आखिर किसी डिसेबल को कैसे अपने सेक्ट में शामिल करूँगा? आखिर मेरे पास पावर ही क्या है? तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे हो, यानी कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो और अगर तुम अपने सेक्ट में किसी डिसेबल को शामिल करना चाहते हो, तुम्हें उससे पहले पावरफुल होना होगा और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे तुम्हें पावरफुल बनना है। ये सुन कर के जियांग के तो तोते उड़ जाते हैं कि मैं खुद ही इतना कमज़ोर हूँ, मैं कब पावरफुल बनूंगा और कब जा कर के अपने सेक्ट में स्टूडेंट को भर्ती करूंगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जियांग अपने सिस्टम से बात कर रहा होता है और यहाँ पे उसकी पास्ट की लाइफ के बारे में बताया जाता है और तभी उसका सिस्टम कहता है कि जैसा कि तुमने पहला टास्क कंप्लीट कर दिया और तुमने अपने सेक्ट में एक डिसाइबल की एंट्री करा दिया, इसलिए तुम्हें अब एक रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड ये है कि तुम्हें अब तुम्हारे सेक्ट के लिए एक जगह मिलेगी। ये सुनकर के जियांग बोलता है कि आखिर वो जगह है कहाँ? तभी सिस्टम कहता है जहाँ तुम खड़े हो और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे सेक्ट का नाम होगा सेक्ट ऑफ इमॉर्टलिटी। ये सुनकर के कहता है जियांग की यार नाम तो मुझे रखने देते। तभी जियांग का वो डिसाइबल जियांग को ग्रीट करके कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझ जैसे लूज़र को सेलेक्ट किया अपने डिसाइबल के तौर पे। मगर जियांग अपने मन में सोचता है कि यार मैं तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और पता नहीं कैसे मैं इसे ट्रेन करूँगा। और तभी का डिसाइबल पूछता है कि मास्टर हमारी सेक्ट कहाँ पे है? तभी जियांग उसके करीब आता है और कहता है कि जहाँ तुम खड़े हो यही तो हमारा सेक्ट है। और तभी जियांग उसके कंधे पे हाथ रखता है और हेटिंग की हिडन पावर अवेक हो जाती है और हेटिंग की हिडन पावर होती है ब्लैक ड्रैगन ऑन बॉडी और ये हेटिंग की काफ़ी टेरिफाइंग पावर होती है और ऐसी पावर को देख करके हेटिंग शॉक में आ जाता है और जियांग वो तो अलग ही शॉक में होता है और अपने हाथों को देखने लगता है और खुद को टच करके अपनी पावर को वेक करने की कोशिश करता है। तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है, कहता है गधे तुम जब अपने डिसाइबल को टच करोगे तो उसकी हिडन पावर अवेक हो जाएगी, ना कि तुम्हारी पावर अवेक होगी। और तभी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जियांग हेतिन से कहता है कि तुम मेरे सेक्ट के पहले डिसाइबल हो इसलिए मैंने तुम्हें एक पावर दिया और इस पावर का नाम है ब्लैक ड्रैगन बॉडी और आज से तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, ना कि तुम अब लूज़र होगे। इस चीज़ को सुन करके हेतिन तुरंत जियांग के कदमों पे गिर जाता है और उन्हें थैंक यू बोलता है और जियांग को रिवॉर्ड में 10 पॉइंट्स मिलते हैं क्योंकि जियांग के डिसाइबल ने उसे थैंक यू बोला था। और तभी जियांग को एक बुक मिलती है और इस बुक का नाम होता है रोड ऑफ इमॉर्टलिटी। और तभी जियांग इस बुक को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उस बुक को जैसे ओपन करके देखता है तो भाई साहब उसको एक भी अक्षर समझ में नहीं आते क्योंकि ये पुरानी भाषा में लिखा होता है जो कि चाइनीज़ की सबसे पुरानी भाषा होती है। जियांग सिर्फ दाएं बाएं उस बुक को देखता है और कहता है दत्त तेरी की इसमें क्या लिखा है, मुझे तो एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सिस्टम आखिर मुझसे चाहता क्या है। तभी जियांग उस बुक को उठा करके अपने स्टूडेंट को दे देता है और कहता है कि जैसे कि तुम मेरे सेक्ट के पहले डिसाइबल बने हो इसलिए ये बुक मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ और इस बुक से तुम अच्छे से कल्टीवेट करके और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाना। और जैसे ही हेतिन उस बुक को लेता है और उस बुक को ओपन करता ही है वो इमॉर्टलिटी के फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है और कहता है मास्टर
तभी जियांग पीछे मुड़ के देखता है, पूछता है क्या हुआ? तभी वो बोलता है मास्टर मैं इमॉर्टैलिटी के फर्स्ट लेवल पे पहुँच चुका हूँ। इस बात से तो जियांग के और तोते उड़ जाते हैं। कहता है आखिर मेरा डिसाइबल मुझसे ज़्यादा पावरफुल कैसे हो रहा है? मैं इस बुक को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? तभी जियांग उसके सामने मास्टर की तरह बिहेव करता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और तुम्हारे अंदर बहुत सी खासियत है और इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बुक दी थी। तुम अपने आप को कभी कचरा मत समझना और अपनी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना। तभी जियांग अपने एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो इमॉर्टैलिटी के सेकंड लेवल पे पहुंच जाता है। इस चीज़ को देख कर के जियांग मन ही मन में अपना बाल नोच रहा होता है और तभी हे तियांग और वो दोनों अपने सेक्ट के बाहर आ जाते हैं और तभी हे तियांग कहता है मास्टर हमारा सेक्ट कहाँ है? तभी हे तियांग कहता है तुम्हारे सामने ही तो है। इस चीज़ को देख कर के हे तियांग कहता है यार ये तो मैं जिस जगह से आया हूँ उस जगह से भी बेकार जगह है। फिर जियांग इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और भी ज्ञान देने लगता है और मन में सोचता है मुझे किसी भी तरीके से इसे अपने सेक्ट से जोड़ के रखना। अगर ये भाग गया इस टूटे-फूटे सेक्ट को देख कर के तो मेरे तो लग जाएँगे। और तभी अपने डिसाइबल से कहता है कि जो भी बुक मैंने दी है उसे अच्छे से कल्टीवेट करना और तुम्हें बता सकते हो मुझे उस बुक में क्या लिखा है। तभी उसका डिसाइबल उसे सारी चीज़ बता देता है और जियांग तुरंत दौड़ के अपनी कुटिया में जा कर के उस बुक में जो भी लिखा होता है उसे बैठ कर के प्रैक्टिस करने लगता है और कल्टीवेट करने लगता है और उल्टे सीधे पोजेस बनाता है, मगर उससे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी जियांग कहता है आखिर मेरी पावर क्यों नहीं बढ़ रही है? तभी जियांग के रूम में एतिन आ जाता है और कहता है मास्टर। और जियांग इस चीज़ को जैसे ही सुनता है वो खड़ा हो जाता है। तभी एतिन कहता है मास्टर मैंने एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं इमॉर्टैलिटी के 5th लेवल पे आ चुका हूँ। ये सुन कर के जियांग कहता है क्या यार ये मेरा डिसाइबल इतना आगे बढ़ रहा है धत तेरे की। तभी उसका डिसाइबल कहता है कि मास्टर आप प्रैक्टिस करें। तभी जियांग बाहर आकर के मछली पकड़ने लगता है क्योंकि उससे तो कुछ भी नहीं होता और उसके पीछे से आवाज़ आती है कि मास्टर मैंने एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। फिर एक बार और आवाज़ आती है कि मास्टर अब तो मैं 6th लेवल पे पहुंच चुका हूँ। तभी जियांग कहता है कि ये सिस्टम आखिर मुझसे चाहता क्या है और तुम मुझसे कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो और मैं अपने घर कैसे जाऊंगा अगर मैं पावरफुल नहीं बनूंगा। तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि अब हम तुम्हें रिवॉर्ड में एक मेंशन देंगे और ये मेंशन बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है, सोने चांदी से भरा पड़ा है। ये सुन करके जियांग तो एकदम खुश हो जाता है और तभी कहता है तो ये मेंशन मुझे कब मिलेगा? ये मेंशन मुझे जल्दी से दे दो ना बाबा। तभी उसका सिस्टम कहता है इसके बदले तुम्हें जल्द से जल्द एक और डिसाइबल को अपने सेक्ट में शामिल करना होगा। तभी जियांग कहता है कि यार डिसाइबल ऐसे मछली की तरह तैर नहीं रहे हैं जो कि मैं कांटा डालूं और पकड़ लूं उन्हें। तभी उसका सिस्टम कहता है कि मैंने अपने पास में एक डिसाइबल को डिटेक्ट किया है, अगर तुम चाहो तो उसके पास जा करके अपने डिसाइबल बना सकते हो। और जियांग ये सुन करके तुरंत उस डिसाइबल की ओर भाग जाता है। हमें यहाँ पे उस डिसाइबल को दिखाया जाता है और एक डिसाइबल कोई लड़का नहीं लड़की होती है और इसका नाम होता है लाइला। और लाइला वहाँ पे कुछ बंदों से छुपते छुपाते बच के भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे कुछ सेक्ट के बंदे पड़े होते हैं। और तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और अपनी से घी बघाड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे सेक्ट की डिसाइबल बनोगी? तभी लाइला बोलती है आखिर आप हैं कौन? तभी जियांग बोलता है कि जहाँ तुम खड़ी हो इस सेक्ट का मैं मास्टर हूँ। और तभी वहाँ पे दूसरे सेक्ट के मेंबर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि चुपचाप उस डिसाइबल से दूर हट जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और तभी जियांग कहता आखिर तुम कौन हो? तो लोग कहते हैं कि हम लोग गोस्ट सेक्ट से आए हुए हैं। ये सुनकर के जियांग के तो तोते उड़ जाते हैं और कहता है कि आखिर गोस्ट सेक्ट वाले यहाँ क्या कर रहे हैं क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल गोस्ट सेक्ट था। ये सुनकर के जियांग वहाँ से पीछे हटने लगता है और तभी वहाँ पे एंट्री होती है एतिन की। एतिन आकर के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे मास्टर से ऐसे बात करने की? हमारे मास्टर तुम्हें चूटी की तरह मसल देंगे अपने सिर्फ एक उंगली से। तभी जियांग अपने मन में सोचता है ये एतिन का बच्चा यहाँ का क्यों आ गया? ये मुझे लगता है यहाँ पे मरवा के छोड़ेगा। और तभी जियांग वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है मगर एतिन यहाँ पे और भी अपने मास्टर के बारे में बोल रहा होता है। और तभी जियांग जैसे मुड़ के वापस जा रहा होता है वहाँ पे उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है अगर तुमने लैला के लिए फाइट किया तो तुम्हें यहाँ पे ड्रैगन फिश दी जाएगी एज अ गिफ्ट। तभी जियांग बोलता है कि मैं उस लड़की के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालूंगा। ये कहकर के जियांग और आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसका सिस्टम कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें एक सी लेक में एक स्मॉल वर्ल्ड दूंगा, उस स्मॉल वर्ल्ड में तुम इन सारे सेक्ट के मेंबर्स को उसमें भेज करके उसमें कैद कर सकते हो। तभी जियांग कहता है कि आखिर ऐसी भी कोई चीज़ होती है भला? और तभी जियांग को उसके सारे डिसाइबल देखने लगते हैं और जियांग उन लोग की तरफ फेस कर लेता है और अपने मॉनिटर से कहता है कि जल्दी से उस
स्मॉल वर्ल्ड को एक्टिवेट करो। और तभी ये बात सुनते ही उसका माइंड सिस्टम तुरंत उस स्मॉल वर्ल्ड को एक्टिवेट करता है, उन सारे सेक्ट के मेंबर को उस स्मॉल वर्ल्ड में कैद कर लेता है। और तभी उस सेक्ट का लीडर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि लिए जहाँ तक मुझे पता है ऐसे छोटे मोटे सेक्ट के पास इतना बड़ा स्मॉल वर्ल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा कीमती है और मुझे नहीं लगता इस कबाड़ सेक्ट के पास कोई स्मॉल वर्ल्ड होगा। ये सब इल्यूजन है। और वो लोग अपनी पावर को गैदर करके एक फॉर्मेशन को समन करते हैं और उस फॉर्मेशन के ज़रिए उस स्मॉल वर्ल्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये एक स्मॉल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। और हम देखते हैं बाहर सिर्फ छोटे से बुलबुले निकल रहे होते हैं। और ये देख करके एथन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मास्टर इतने कमज़ोर हैं, तुम लोग कभी भी हमारे मास्टर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। इस बात से लैला भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और तभी हेतिन के पास उसकी वो ड्रैगन फिश आ जाती है। और तभी हेतिन कहता है कि आज रात का खाना तो मस्त होगा और मैं इसे काट के पका के मज़े से खाऊंगा। तभी फिश गुस्सा करके उसे खींच करके अपनी पोस्ट से ते दनादन 4 थप्पड़ जड़ देती है, और जिसकी वजह से जियांग का गाल लाल हो जाता है और वो फिश कूद करके पानी में चली जाती है। और तभी उसका सिस्टम कहता है कि ये कोई नॉर्मल फिश नहीं, ये गोल्डन रेलम की ड्रैगन फिश है गधे, और ये तुम्हारे सेक्ट की प्रोटेक्टर है और तुम इसे खाने वाले थे। तभी जियांग कहता है कि अब पता नहीं वो मुझे खाएगा या मैं उसे। ये सोच करके वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, उदास हो जाता है। और तभी हम नीचे देखते हैं कि उस पानी के अंदर स्मॉल वर्ल्ड में वो सारे सेक्ट वाले एकदम हैरान हो जाते हैं। और तभी वो ड्रैगन फिश वहाँ पे अपीयर होती है और खूब तेज से रोर करती है और दहाड़ने के बाद उन लोगों को देखने लगती है। ये देख करके उन लोग का लीडर कहता है कि हमारे सेक्ट की बेल ही काफ़ी है इस ड्रैगन का खात्मा करने के लिए। और वो अपनी बेल को समन करके उस ड्रैगन के ऊपर छोड़ देता है, मगर उस बेल से उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं होता और वो ड्रैगन उसे खा लेता है। और यहीं पे हम देखते हैं कि वो ड्रैगन पूरा का पूरा उसे निगल लेता है। और ऊपर हेतुन अपने मास्टर की लैला से बड़ाई कर रहा होता है कि मेरे मास्टर ये हैं तो मेरे मास्टर। और तभी वहाँ पे जियांग आ जाता है और जियांग कहता है कि देखा मैंने तुम्हारे पीछे जो सेक्ट मेंबर पड़े थे मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया, तो क्या अब तुम हमारे सेक्ट में शामिल होना चाहोगी। ये सुनकर के लैला अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना मैं इसके सेक्ट में ज्वाइन हो जाऊँ। और कुछ पल की ही बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो नील डाउन होकर के कहती है मास्टर मैं आपके सेक्ट में शामिल होना चाहती हूँ। और तभी जियांग का वो सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि लैला ने तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लिया, इसलिए तुम्हारा ये टास्क कंप्लीट हुआ और तुम्हें मिलता है 1 पॉइंट, क्योंकि लैला ने अभी तुम्हें दिल से मास्टर एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये सुनकर के जियांग एकदम गुस्सा आ जाता है, कहता है ये लड़कियां भी ना मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और होता है। तभी जियांग कहता है कि हमारे सेक्ट में शामिल होने के लिए काफ़ी रूल हैं और उस रूल और रेगुलेशन को तुम्हें फॉलो करना होगा। तभी लैला कहती है कि मास्टर अगर आप मुझसे जो भी काम कराना चाहते हैं मैं वो काम करूँगी, भले ही आप मुझसे कहें पहाड़ पे चढ़ने के लिए या समुद्र की गहराई में जाने के लिए, मैं वो सारा काम करूँगी। और तभी जियांग का वो सिस्टम कहता है कि तुम्हें 36 घंटे के अंदर ही अंदर लायला की पावर को अवेक करना होगा। और लायला की पावर है फेनिक्स बॉडी और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि कैसे भी करके तुम्हें याद रहना चाहिए, अगर तुमने 36 घंटे के अंदर लायला के बॉडी से उसकी पावर का वेक नहीं किया तो तुम्हारी कुटिया भी तुमसे छीन ली जाएगी। और तभी जैसे ही जियांग उसकी ओर बढ़ता है लैला की ओर उसकी पावर का वेक करने के लिए, लैला घबरा के पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से जियांग का 1 पॉइंट और माइनस हो जाता है। यानी कि वैसे ही बेचारे को 1 पॉइंट मिला था, अब यहाँ पे उसको माइनस 0.5 मिला है। और लैला यहाँ पर जियांग को ठरकी समझ रही होती है और उसे सोचती है कि ये 1 नंबर का ठरकी है। जियांग इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा निराश होकर के पलट के जाने लगता है अपने सेक्ट के अंदर। तभी आयतन कहता है कि तुम मास्टर को गलत समझ रही हो, वो तुम्हारी कल्टीवेशन को चेक कर रहे थे। और तभी लैला पूछती है मास्टर मेरा रूम कौन सा है। तभी जियांग राइट तरफ फिंगर करके वहां चला जाता है और लैला जैसे अपनी कुटिया में आती है वो देखती है वो कुटिया छोटी सी और पूरी बिखरी सी रहती है। और तभी कहती है ये सड़ी सी कुटिया मेरे रहने के लिए। और तभी वो टेबल पे हाथ मारती है और उसके पैर पे कुल्हाड़ी गिर जाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं जियांग अपने नए मेंशन के पास आ जाता है, क्योंकि उसने ये टास्क कंप्लीट कर दिया था और उसने एक और डिसेबल को अपने सेक्ट में शामिल कर लिया था, जिसकी वजह से उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है, जो कि रिवॉर्ड में एक मेंशन होता है। तभी सिस्टम जियांग से पासवर्ड पूछता है, उस पासवर्ड में जियांग कहता है मुझे नहीं पता। तभी सिस्टम कहता है यही तो तुम्हारा पासवर्ड है। तभी जियांग कहता है मैं किस बेवकूफ़ों के साथ फंस गया हूँ यहाँ पे, एक तो जो मेरे डिसाइबल हैं वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे ये सिस्टम ये मेरा तो अलग ही दिमाग खा के रखा हुआ है। तभी जियांग कहता है कि अब चुपचाप इस मेंशन का दरवाज़ा तो खोलोगे। तभी उसका सिस्टम उस मेंशन का दरवाज़ा खोलने ही वाला रहता है। तभी उसके पीछे से लैला आकर के बोलती है कि मास्टर हम इस कुल्हाड़ी का क्या करेंगे, मैं क्या इस कुल्हाड़ी को फेंक सकती हूँ। तभी जियांग कहता है नहीं इस कुल्हाड़ी को रख दो, और अपने मन में कहता है कि इस कुल्हाड़ी को बेच करके तो हम कुछ पैसा कमा सकते हैं और ये गधी इस कुल्हाड़ी को फेंकना चाहती है।
तभी जियांग कहता है चुपचाप जाओ और अपने रूम में रेस्ट करो और जियांग अपने मेंशन में एंटर करता है और वो जैसे ही एंटर करता है उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं क्योंकि चारों तरफ एक मखमली बेड और ढेर सारे सोने चांदी होते हैं और तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हें जल्द से जल्द लैला की पावर को अवेक करना है और अगर तुम ये चीज़ भूल गए तो तुमसे ये मेंशन छीनने में और ये सेक्ट को छीनने में मैं ज़रा सा भी देर नहीं करूँगी। तभी जियांग उस अपने मेंशन को प्यार से छू रहा होता है और तभी जियांग अपने रूम से बाहर आकर के लैला के पास जा रहा होता है चुपके चुपके कि उसकी पावर को वो जल्द से जल्द अवेक कर सके। तभी जियांग को पीछे से हेतिन आवाज देता है, कहता मास्टर इतनी रात को आप कहाँ टहल रहे हैं। तभी जियांग हेतिन से कहता है कि मैं तो बस इस मौसम के मजे ले रहा था और इस चांदी की रात में मैं तो घूम रहा था और सोच रहा था कहीं बैठ करके कल्टीवेट करूं क्योंकि इतने शांत माहौल में कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होती है। और इन दोनों की बात सुन करके लैला कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आ जाती है और क्योंकि लैला को लगता है ये लोग यहाँ पर आकर के इसके साथ बदतमीजी करने वाले हैं। तभी लैला को देख करके जियांग बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो और तभी जियांग इस सिचुएशन को संभालने के लिए वो अपने पास से एक बुक निकाल के लैला को देता है और वो समझ चुका होता है कि लैला हम लोगों को गलत समझ रही है क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही इन लोगों को गलत समझ रही थी। इस चीज़ को पा करके लैला कहती है मास्टर मुझे बचपन से ही आदत है, मैं रात में काफ़ी ज़्यादा चौकन्नी हो जाती हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा अग्रेसिव हो गई थी, मुझे माफ़ कर दें। इस चीज़ को देख करके हेतिन कहता है तुम पहले कुल्हाड़ी को साइड रखो। तभी लैला उस बुक को ले लेती है और कहती है मास्टर मैं तो ऑलरेडी लेवल 5th पे हूँ। इस बात को सुन करके जियांग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम लेवल 5 पे हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें ये बुक दी थी। इस बुक को लेकर के तुम बैठ के आराम से कल्टीवेशन करना और अपने लेवल को अपग्रेड करना। यहाँ पे तो जियांग को घंटा नहीं पता होता है कि लैला किस लेवल पे है, उसने तो सिर्फ यूं ही अपनी जान बचाने के लिए बुक दे दी थी। तभी लैला उस बुक को पढ़ने लगती है और तभी जियांग कहता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि लेवल 5th पे आने के बाद बॉडी में कैसा फील होता है। तभी लैला उसको कुछ सिंपल टिप्स बताती है मगर जियांग को वहाँ कोई भी पल्ले नहीं पड़ते हैं और वो कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से समझा सकती हो और हेतिन तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। हेतिन भी सेम रिप्लाई करता है मगर हेतिन फिर कहता है अच्छा मास्टर आप मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि मैं इसे सिंपल वे में समझाऊं। तभी लैला कहती है मास्टर इसे सिंपल वे में यूँ समझ ले कि अगर हम अपने मेरिडियंस में ढेर सारी पावर को कंज्यूम करते हैं और अपनी बॉडी को शांत रख के कल्टिवेट करते हैं तो हम अपने स्पिरिचुअल पार्ट को ओपन कर लेंगे और अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सुन करके जियांग को अब कुछ समझ में आता है क्योंकि जियांग को तो अब तक कोई भी नॉलेज नहीं होती और ना ही वो बुक्स को पढ़ पाता है। तभी जियांग कहता है फाइनली मुझे कुछ तो पता चला। तभी हेतिन अपने मास्टर से कहता है मास्टर क्या मुझे स्वॉर्डमैनशिप की बुक मिल सकती है, मैं स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता हूँ और तलवार चलाना सीखना चाहता हूँ और मैं तलवार से अपने दुश्मनों के गर्दन को काटना चाहता हूँ और तलवार में मैं सबसे ज़्यादा माहिर योद्धा बनना चाहता हूँ। ये सुन करके जियांग कहता है कि इस गधे को अब तलवार सीखनी है और स्वॉर्डमैनशिप की बुक चाहिए, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है और मैं यहाँ पे स्वॉर्ड कहाँ से लेकर के आऊँगा। और तभी जियांग कहता है कि देखो अभी तुम उस लायक नहीं हो और ना ही तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी अच्छी है कि तुम शॉर्टमैनशिप को सीख पाओ। इससे बेटर यही होगा कि तुम अभी अपनी कल्टीवेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग करो और जब तुम्हारी कल्टीवेशन की बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मुझे लगेगा कि तुम लोग शॉर्टमैनशिप को सीखने के लायक हो तब मैं तुम लोगों को वो बुक दे दूंगा। मगर उससे पहले जो बुक्स मैंने तुम लोगों को दी है तुम उस बुक को पढ़ करके और फिर मैं तुम्हें उस बुक्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस करूंगा और तुम लोगों को उस बुक के बारे में मुझे बताना होगा। लैला अपने मन में सोचती है कि आखिर ये कैसा मास्टर है, इसे ये नहीं पता कि इस बुक्स में क्या लिखा है और इस बुक्स में कल्टीवेट करके हमें क्या मिलेगा, ये हमसे इतने बेसिक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। तभी यतिन कहता है मास्टर मैं समझ गया कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अच्छे से कल्टीवेट करें और भी ज़्यादा पावरफुल बने। तभी जियांग कहता है कि ये हर बार मुझे फंसा भी देता है और हर बार मुझे बचा भी लेता है, खैर जो भी हो। इस बात को कहकर के जियांग वहाँ से जाने लगता है। तभी जियांग अपने मेंशन की ओर बढ़ ही रहा था तभी उसका सिस्टम फिर से अपीयर होता और कहता है कि तुम्हें अब एक और टास्क मिला है, तुम्हें पहाड़ी के पीछे वहाँ पे 60 पेड़ हैं और उस पेड़ को तुम्हें पूरे रात में मतलब 20 घंटे के अंदर अंदर काटने होंगे। अगर तुमने काट दिया तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप की 2 बुक्स मिल जाएंगी तुम्हारे डिसेबल्स के लिए और अगर तुम नहीं काट पाए तो तुम्हारे सेक्ट और तुम्हारे मेंशन को ले लिया जाएगा और तुम्हारी पावर के बारे में तुम्हारे डिसेबल्स को बता दिया जाएगा। तभी वो चिल्ला के कहता है सिस्टम तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल कर रहे हो, आखिर तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे। और वो यहाँ पे एकदम चिल्ला रहा होता है अपने सिस्टम के ऊपर। अभी लैला पीछे से पूछती है मास्टर सब तो ठीक है ना। तभी मास्टर कहते हैं हाँ सब ठीक है, तुम लोग जा करके सो जाओ। तभी जियांग अगले दिन जा करके पेड़ काटने लगता है और वो काफ़ी कोशिश करता मगर एक भी पेड़ का छिलका नहीं उतार पाता और तभी उसके दोनों डिसेबल आकर के उसको देख लेते हैं और तभी हेतिन कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी लैला भी कहती है क्या मास्टर आप यहाँ पे पेड़ क्यों काट रहे हैं। तभी
जियांग बोलता है कि बस मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था। इस चीज़ को सुन कर के हेतिन कहता है, मैं समझ गया मास्टर। तभी लैला कहती है, तुम मास्टर की बिना बात कुछ कहे तुम कैसे समझ लेते हो? तभी हेतिन कहता है कि मास्टर चाहते हैं कि हम यहाँ पर उनको पेड़ काटते हुए देखें, क्योंकि मास्टर जिस टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं वो बरसों पहले इस टेक्निक को यूज़ किया जाता था। और मास्टर कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है और वो सुप्रीम लेवल पे हैं, मगर वो फिर भी अपने हाथ से पेड़ को काट रहे हैं, ना कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से। और तभी जियांग के हाथ से वो कुल्हाड़ी गिर जाती है और तभी जियांग उस बात को कवर अप करने के लिए कहता है कि ये कुल्हाड़ी अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ और तुम्हें 1 घंटे के अंदर-अंदर इस सारे 60 पेड़ों को काटना होगा। अगर तुमने काटा तो फिर मैं तुम लोगों को स्वॉर्डमैनशिप की एक मिस्टीरियस और हेवन लेवल की टेक्निक दूँगा। और ये सुन कर के हेतिन कहता है, मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तभी लैला कहती है कि आखिर ये मास्टर हमसे क्या कराना चाहता है? कुल्हाड़ी से आखिर पेड़ क्यों कटवाना चाहता है? तभी हम देखते हैं कि जियांग बैठ कर के अपने लिए रात के खाने का इंतज़ाम कर रहा होता है और मन में कहता है कि फाइनली मैं उस हेतिन गधे की वजह से बच के मुझे पेड़ भी काटना नहीं पड़ा। और वो मज़े से बैठ के मुर्गे को फ्राई कर रहा होता है। और तभी पीछे से लैला और हेतिन पेड़ काट के आ चुके होते हैं। तभी लैला कहती है कि आफ्टर ऑल मास्टर के पास इतनी ज़्यादा पावर है, वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस चिकन को क्यों नहीं फ्राई कर रहे हैं और वो नॉर्मल आम इंसानों की तरह आग से क्यों फ्राई कर रहे हैं? तभी हेतिन कहता है, मैं समझ गया। तभी लैला कहती है, कदे कहीं कि तुम्हें हर चीज़ मास्टर के कहने से पहले क्यों समझ में आ जाती है? तभी हेतिन कहता है, मास्टर भले इमॉर्टल हो चुके हैं मगर वो आम इंसानों की तरह ही जीना पसंद करते हैं। तभी तो मास्टर फिशिंग करते हैं, वो भी डंडे से, और मास्टर आग जला करके यहाँ पे चिकन फ्राई कर रहे हैं। और मास्टर कितने ज़्यादा ग्रेट हैं, वो भी शायद हमें यही सिखाना चाहते हैं। जियांग इन लोगों की बात बैठ कर के वहाँ सुन रहा होता है और अपना सर पीट रहा होता है कि कैसे गधे डिसाइबल मुझे मिले हुए। एक तो मुझे मास्टर मानती नहीं है, दूसरा मुझे इतना मास्टर मानता है कि मेरे पल्ले पड़ा हुआ है। फिर मास्टर खड़े होकर के कहता है कि मैं तुम लोगों को आज एक 2 हेवन लेवल की बुक दूंगा, जैसा कि मैंने तुम लोगों से वादा किया था। तुम लोगों ने अपना काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया, तो मेरी बारी है तुम लोगों को रिवॉर्ड देने की। ये बात सुन करके हेतिन और लैला दोनों खुश हो जाते हैं और लैला को बिलीव नहीं होता कि मास्टर उसे कुछ देने वाले हैं रिवॉर्ड में। तभी हेतिन के पास उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है, ये टास्क तुम्हारा पूरा हो चुका है, मगर याद रखना लैला की बॉडी को अवेक करना है। और तभी जियांग को 2 हेवन लेवल की स्वॉर्ड की बुक मिलती है और ये बुक पा करके जियांग कहता है कि फाइनली मेरी इज्जत तो बची। और तभी वो बुक स्टाइल से निकाल करके अपने दोनों डिसाइबल को दे देता है और कहता है, इस बुक को ध्यान से पढ़ना और बैठ के कल्टीवेट करना, और इस बुक के बारे में मैं एक एक पेज के बारे में तुम लोगों से पूछूंगा और जो भी आंसर नहीं बता पाएगा मैं उसे पनिशमेंट दूंगा। तभी वो दोनों डिसाइबल इस बुक को ले लेते हैं।